हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो हमने डेटाबेस तो बना लिया था। तो अभी हम देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन टेबल क्रिएट करने के पहले हमें थोड़े डेटा टाइप्स समझने होंगे कि कॉलम्स के डेटा टाइप्स क्या होंगे, जिससे कि हमें हेल्प होगा टेबल को प्रॉपरली क्रिएट करने में। कि जस्ट टेबल क्रिएट करने के लिए जो वेरिएबल्स लगने वाले हैं, डेटा टाइप्स लगने वाले हैं, अगर हमें पता ही नहीं है तो हम ठीक से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या टाइप्स हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स दिख रहे हैं, बिट, इंट, बिग इंट, डेसिमल, ऐसे सब दिख रहा है। लेकिन तो ये कब यूज करना है, किसके साथ यूज करना है, कौन से कॉलम के लिए यूज करना है, वो देखेंगे सबसे पहले। लेकिन हम डेटाबेस डेटा टाइप यूज क्यों करना चाहते हैं? तो हम डेटा टाइप इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चले कि ये जो कॉलम है ये कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। जैसे अभी अगर मेरा नाम है तो ये स्ट्रिंग है, तो मैं चाहूंगा कि इस टेबल में, इस कॉलम में सिर्फ नाम स्टोर हो, यानी कि जैसे कि महेश हो, रमेश हो, ऐसे नाम स्टोर हो, ना कि नंबर्स जो कि 18, 19, 20 ऐसे कुछ स्टोर ना हो। उसमें सिर्फ नेम स्टोर हो, स्ट्रिंग स्टोर हो। तो इसलिए मैं स्पेसिफिक डेटा टाइप देता हूँ। और अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर में मैं चाहूंगा कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ना कि ABCD। ठीक है, तो ऐसे हम लोग दोनों को सेपरेट रखने के लिए ऐसे डेटा टाइप देते हैं, ताकि हमें पता चले ये कॉलम किस टाइप का है, क्या स्टोर कर रहा है, ताकि पता चल जाए। ओके, तो अभी एक एक को समझते हैं जरा क्या क्या है। तो पहले समझते हैं बिट क्या होता है। तो बिट होता है जिसमें सिर्फ हम लोग बाइनरी वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे कि 0 और 1। तो 0 और 1 यानी कि ट्रू फॉल्स, सिर्फ इतना ही वैल्यू होगा इसमें, और कुछ वैल्यू स्टोर नहीं होगी। जैसे बिट है तो इस डेटा टाइप में सिर्फ 0 और 1 स्टोर होंगे। तो ये यूज कहाँ होता है? जैसे कि अभी मैंने एक रिकॉर्ड एंट्री किया है स्टूडेंट का, तो समझो अगर वो स्कूल छोड़ के चला गया, किसी दूसरे स्कूल में चला गया, तो जब मैं रिकॉर्ड चेक करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, जो स्कूल में है चाहिए या सब जो भी है वो चाहिए? तो मैं जाहिर सी चेक करूंगा कि जो स्कूल में है उनका ही रिकॉर्ड चेक करूंगा। तो अब मैं कैसे लाऊं, अगर मैं, मेरे पास कुछ फील्ड ही नहीं है, ऐसा कुछ कॉलम ही नहीं जिससे मैं सेपरेट कर पाऊं, तो मैं कैसे लाऊं? तो यहाँ पे हमें क्या हेल्प करता है, ये बिट डेटा टाइप। तो इसमें अगर मैं इस एक्टिव करके एक बना दूं कॉलम, इसका टाइप होगा बिट। तो उसमें मैं क्या करूंगा, जो एक्टिव है, जैसे मतलब जो स्कूल में है, वो ट्रू रहेंगे या फिर फॉल्स हो जाएंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय है, तो कंपनी अगर में है तो वो कंपनी में है जब तक, तो उसका क्या रहेगा, एक्टिव इक्वल टू ट्रू रहेगा। अगर वो कंपनी छोड़ के जाता है तो हम उसको क्या कर देंगे, एक्टिव इक्वल टू फॉल्स, यानी कि वो, लेकिन डेटा डिलीट नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिक रिकॉर्ड के लिए हमें डेटा लगेगा ही ना। जैसे हमें पता करना है कि हमारे एम्प्लॉयज कौन कौन थे 10 साल पहले, तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी छोड़ के चला गया तो उसका डेटा भी रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना, डेटा तो रहेगा। लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ इनएक्टिव करके रख सकते हैं, ताकि जब भी हम रिकॉर्ड फेच करें तो वो डेटा नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इंट लिखा है, मतलब टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट। तो स्पेसिफिकली क्या है, ये इंट है। इंट यानी कि नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 अगर हमें स्टोर करने हैं किसी कॉलम में, हमें सिर्फ यही स्टोर करना है, तो हम यूज कर सकते हैं इंट। ठीक है, तो अभी इंट में भी अलग अलग टाइप के आ जाते हैं कि कौन सा इंट यूज करें। जैसे कोई नंबर छोटा है, जैसे 1 से 100 तक ही है, या 1 से 250 तक है, 127 तक है, 150 तक है, ऐसे ही छोटा नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, टाइनी यूनिट यूज कर सकते हैं। जैसे कि उसका रेंज क्या दिखा रहा है, 127 तक, 0 से 120, मतलब 1 माइनस में भी उतना ही जाएगा, प्लस में भी उतना ही जाएगा। तो -128 से 127। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि ये वैल्यू 127 के अंदर ही आने वाली है, तो मैं टाइनी इंट ही यूज करूंगा। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि हो गया एज। तो एज क्या हो सकती है, किसी की एज 127 से ज्यादा हो सकती है क्या? प्रेजेंट वर्ल्ड में तो इतना कोई नहीं जीता है, क्योंकि मैक्सिमम एज क्या है, 70, 80, 90, 100 पकड़ लो, उससे ज्यादा तो नहीं। सुना होगा तुमने कि हाँ ये 100 150 साल से जी रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो वो केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, टाइनी यूनिट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि रेंज इससे आगे जाने वाली नहीं है। अगर नहीं, दूसरा कोई कॉलम है जिसका रेंज 32 तक जाने वाला, 32,000 तक जाने वाला है, उस केस में हम स्मॉल इंट में जा सकते हैं। उससे ज्यादा रेंज है
तो हम क्या कर सकते हैं, मीडियम इंट के इसमें जा सकते हैं। लेकिन अभी बात आती है कि अगर मेरे पास मीडियम इंट में डायरेक्ट वैल्यू डाल सकता हूँ मैं, तो फिर मैं टाइनी इंट में क्यों जाऊँ या स्मॉल इंट में क्यों जाऊँ? ठीक है, क्योंकि मुझे तो नंबर ही स्टोर करना है, तो मुझे पता नहीं कितने नंबर है, तो मैं मीडियम इंट में जाता हूँ ना डायरेक्ट, मैं टाइनी इंट पे क्यों जाऊँ? तो रीज़न ये है कि जब हम लोग डेटा टाइप देते हैं, तो एक स्पेस एलोकेट होती है डिस्क में भी। जब डेटाबेस बनता है तो डिस्क, फिजिकल डिस्क में बनता है, उसको स्पेसिफिकली बाइट दिया हुआ है, जैसे कि 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट। तो अगर टाइनी इंट दोगे तो वो सिर्फ 1 बाइट का स्पेस लेगा। लेकिन अगर जब पता है कि वैल्यू उसमें 28 से ऊपर जाने वाली नहीं, 128 से, तो मैं अगर मीडियम इंट देता हूँ तो वो 3 बाइट का स्पेस ले लेगा। ठीक है, और जब समझो लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है और मैं जब फेच कर रहा हूँ, तो वो कहाँ दिखता है? रैम में दिखता है, यानी कि जो टेम्पररी स्टोरेज अपनी जो रैम में वहां पे लेके आएगा, तो वहां भी तो उसको उतना ही स्पेस देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि फिजिकल में ज्यादा ले लिया और रैम में कम लेगा, ऐसा नहीं है। तो रैम में भी वही स्पेस लेके रिटर्न आएगा वो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेरी स्लो हो जाएगी, स्पेस भी ज्यादा लगेगा, वेरी स्लो। जो कि सेम वैल्यूज ला रही है, जो टाइनी इंट की बेस का अगर क्वेरी से लाई होती है हमने, समझो 1-2 सेकंड में आ गई है, मीडियम इंट के सेकंड में हो सकता है 3-4 सेकंड में आए। तो ये डिफरेंस हो रहा है, सेम वैल्यू है फिर डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि स्पेस ज्यादा लग रहा है और उतना एलोकेट होने की वजह से टाइम भी क्वेरी में ज्यादा लग रही है। ये तो हो गया एक केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि हमने इसे कैश मेमोरी में स्टोर किया हुआ है। कैश मेमोरी पार्ट यहाँ का नहीं है, माइक्रोस्क्वेल का नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कोई वैल्यू बार बार चाहिए होती है, जैसे कुछ रोज हमें बार बार चाहिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसे एक बार फेच करते हैं और उसे कैश मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि बार बार हमें डेटाबेस को हिट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कैश मेमोरी में स्टोर है, तो वहां से हम लोग फेच कर लेते हैं। लेकिन कैश मेमोरी भी लिमिटेड होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत सा ज्यादा होता है, कैश मेमोरी भी लिमिटेड होती है, तो उसमें भी हम लोग वही डेटा रखते हैं जो हमें चाहिए। तो अगर इसमें मैं अगर मीडियम इंट के बेस पे अगर इतना डेटा लेके आते रहो, कैश मेमोरी में स्टोर करो, तो कैश मेमोरी का भी स्पेस वेस्ट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उससे इसलिए हम लोग स्पेसिफिक डिसाइड करते हैं कि एक कॉलम में क्या आ जाएगा, उस हिसाब से हम लोग डेटा टाइप डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं, अब इतना तो हो गया, तो अभी ये रेंज समझ गया, लेकिन अगर मेरा इससे भी ज्यादा रेंज है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंट या फिर बिग इंट में जा सकता हूँ। इंट का रेंज क्या है? इंट का रेंज अगर मैं देखूँ तो 2147483647 तक का रेंज है। ये भी लंबा, बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन जहां तक अपने को समझ रहा वहां तक रेंज यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा है कि बैंक ट्रांजेक्शन का, तो बैंक ट्रांजेक्शन दिन में ही लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। अभी तो यूपीआई आ गया है, तो इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है कि रिकॉर्ड करना मुश्किल है। तो उतने रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, अगर टेबल में अगर वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और टेबल का रेंज ही खत्म हो गया, तो आगे क्या होगा? रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा, टेबल इंसर्ट ही नहीं करने देगा अपने को। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, बिग इंट यूज करते हैं। तो बिग इंट का रेंज अगर देख रहे हो उतना बड़ा नंबर है, तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो रेंज खत्म नहीं होने वाला, इतना बड़ा रेंज है वो। ठीक है, तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, बिग इंट। तो जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन जो होता है, उसमें हम लोग बिग इंट ही यूज करते हैं, क्योंकि टेबल के डेटा तो स्टार्ट में तो होंगे, फिर जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएगा उसमें डेटा भी बढ़ते जाएगा। तो क्या डेटा टाइप चेंज करते बैठेंगे वहां पे? नहीं ना। तो हमें तो पता है कि ये डेटा, इसमें लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स आने ही वाले हैं, और ये डेटा ईयर्स ऑफ ईयर बढ़ते जाने वाले हैं। तो उस केस में हम बिगिंट को सिलेक्ट करते हैं। तो जो हमारी आईडी होती है, कॉलम मतलब टेबल की जो आईडी, जो प्राइमरी की बोलते हैं जिसको, उसमें हमें हमें हमेशा इन बिगिंट ही रखते हैं, ताकि इसका डेटा जितना भी बढ़ते जाए तो हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। ये समझ गया, इंट का था ये। तो जैसे नंबर का, अगर हमारा नंबर नहीं है, जैसे कि डेसिमल नंबर, डेसिमल यानी पॉइंट में है, उस केस में क्या यूज करेंगे हम, फ्लोट, डबल। ठीक है, ये दोनों यूज कर सकते हैं, या फिर डेसिमल यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्लोट का कैसा है कि अगर छोटा है, जैसे 7 डिजिट तक है, 7 डिजिट तक अगर मैं बोलूँ तो कैसे, कि 1 2 3 4 5.67, ये टोटल 7 डिजिट है। ठीक है, तो अगर ऐसा टोटल 7 डिजिट अगर है, तो ये प्रॉपर काम करेगा, फ्लोट प्रॉपर काम करेगा, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू हमने स्टोर की है वही स्टोर होगी। लेकिन
इसके आगे जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6.78 ऐसा डाला, तो ये नंबर क्या हो गया, 7 से ऊपर चला गया। तो उस केस में ये रैंडमली कुछ भी स्टोर कर सकता है, इसकी प्रिसीजन मिसिंग हो सकती है। तो हमें जब पता है कि इतना ही स्टोर डेसिमल में रहने वाला है, तो उस केस में हम फ्लोट में जाते हैं। तो ये एग्जांपल क्या ले सकते हैं इसका, कि जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमें क्या है, ऊपर नीचे चल सकता है ना, इतना एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं चाहिए होता हमें। तो टेम्परेचर के केस में हम फ्लोट यूज कर सकते हैं। और जैसे भी जहां भी मेजरमेंट इतना ये छोटा है, जैसे कि रोड का डिस्टेंस हम लोग 1 2 मीटर आगे पीछे बोल सकते हैं, या इंचेस कुछ पॉइंट्स में बोल सकते हैं कि इतना 10 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर ऐसा बोल सकते हैं। तो फ्लोट वहां पे यूज हो सकता है। तो अगर वो रेंज से बढ़ गया, तो जैसे कि एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए स्टार। अभी स्टार कहाँ है, कितना दूर है, हमें पता नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट में हमें और बहुत बड़ा वैल्यू चाहिए, जैसे 15 डिजिट में चला जाता है वो, तो उस केस में हम डबल यूज कर सकते हैं। तो डबल के केस में क्या है कि 15 डिजिट तक वो एग्जैक्ट वैल्यू स्टोर करेगा, लेकिन 15 डिजिट, टोटल 15 डिजिट के बाद अगर कुछ होता है तो वो रेंडमली राउंड ऑफ कर सकता है और थोड़ा बहुत प्रिसीजन में गड़बड़ कर सकता है। तो ये उस पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए होता, तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चल सकता है। लेकिन अगर समझो डेसिमल में है और एग्जैक्ट नंबर चाहिए, जैसे कि फाइनेंस में, बैंक्स में, ठीक है, बैंक्स में ऐसा थोड़ी है कि 1 2 पैसे का इधर उधर कर दो, वो तो ट्रांजेक्शन करोड़ों रुपए में हो जाएगा कभी, अगर थोड़ा भी हाँ वहाँ हो जाता है तो उस केस में हमें कैसा चाहिए, प्रिसीजन भी एग्जैक्ट चाहिए और नंबर कितना होगा वो भी एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, अभी हमें अगर एग्जैक्ट चाहिए नंबर, जैसे कि डेसिमल एग्जैक्ट चाहिए, तो जैसे बैंक में होता है, बैंक का जो मनी है वो पॉइंट में रहता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट चाहिए। उस केस में क्या होगा कि हमें डेसिमल यूज करना पड़ेगा, क्यों, फ्लोट और डबल में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना, प्रिसीजन का गड़बड़ हो रहा है, 7 डिजिट की और प्रॉब्लम कर रहा है, 15 डिजिट गड़बड़ कर रहा है। तो हमें चाहिए एग्जैक्ट प्रिसीजन में, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, डेसिमल यूज कर सकते हैं। डेसिमल का पहला जो नंबर है, उसका सिंटेक्स अगर इस डेसिमल p/h लिखा है, यानी कि पहला जो है उसमें हम लोग एग्जैक्ट नंबर देंगे, कितना डिजिट का होगा, टोटल डिजिट। तो हम लोग करोड़ में है, उससे थोड़ा ज्यादा है, तो हम समझो 20 दे दिए, 20 टोटल डिजिट होगा। और सेकंड यानी जो पॉइंट के बाद है वो 2 डिजिट का होगा। ठीक है, तो उसमें मतलब क्या है कि 0.99 के बाद वो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट राउंड ऑफ हो जाएगा और प्रॉपर हमें कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो इस केस में हम डेसिमल यूज करते हैं, यानी कि रियल वर्ल्ड में हम लोग डेसिमल ही यूज करते हैं ऐसे सब सिनेरियोज में। या मार्क्स हो गया, तो मार्क्स समझो 3 डिजिट के होंगे, यानी कि 200 500 ऐसे रहेंगे ना। तो समझो टोटल डिजिट कितना बनने वाला है, 3 4 5। तो मैंने दे दिया 5, पहला वाला डिसिमल में दे दिया 5, कॉमा आगे के 2 डिजिट यानी कि 2। ठीक है, तो यानी कि 0.99 के बाद हो जाए, क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा और आगे का नंबर बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया। ये तो फ्लोट डेसिमल के लिए। अब नेक्स्ट डेटा टाइप क्या देखते हैं, कैरेक्टर। अभी अगर हमें स्ट्रिंग स्टोर करना है, जैसे कि हमने नंबर स्टोर किया, डेसिमल स्टोर किया, अभी हमें स्ट्रिंग स्टोर करना है, एबीसीडी स्टोर करना है, उस केस में क्या, कैसे स्टोर करेंगे। तो हमारे पास होता है कैर। कैर मतलब कैरेक्टर। तो पहला है CHAR, कैर। तो उसका रेंज क्या है, 255 कैरेक्टर अगर है मेरे पास, जैसे कि छोटा है, नेम्स है, तो ये सब स्पेसिफिक है ना, जैसे कि 255 में आ जाएंगे। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर। लेकिन अगर 250 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यूज वारकर यूज करेंगे। तो वारकर यूज क्यों करेंगे, अभी यहाँ पे तो सेम 255 अगर कैरेक्टर से यूज हो जाता है, तो हम लोग वारकर यूज कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैरेक्टर कैसे काम करता है कि अगर मैं दे दूं, समझो 10 का, मैंने 10 का एक कैरेक्टर का लिमिट दिया है। अभी मैं उसमें स्टोर कर रहा हूँ महेश। तो जब मैंने महेश स्टोर किया, तो महेश कितने कैरेक्टर हुए, 6 कैरेक्टर हुए। लेकिन वो स्पेस कितना देगा, 10 कैरेक्टर को ही देगा, जबकि मैंने 6 ही इंस्टॉल इसमें किए डेटा डाले, लेकिन उसने स्पेस कितना लिया, 10 ही लिया। हमेशा भले ही मैं उसमें ए बी सी भी डालू सिर्फ, यानी कि 3 ही मैंने कैरेक्टर डाले, लेकिन फिर भी वो 10 का ही स्पेस लेगा। तो क्योंकि वो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग होने के कारण वो हमेशा फिक्स लेंथ पे ही चलेगी। तो उससे अच्छा हम क्या यूज कर सकते हैं, वैर का। उसमें भी अगर मैं 10 का ही दे दूं लेंथ, और मैं अगर महेश स्टोर करूं उसमें, तो वो 6 कैरेक्टर ही लेगा।
10 कैरेक्टर नहीं, 6 का स्पेस ही लेगा, 10 का स्पेस नहीं लेगा, तो इसलिए हम लोग varchar यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा कैरेक्टर 655 से ज्यादा चला गया है, ठीक है, 65,000 से ज्यादा चला गया है। जैसे मैं एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं पैराग्राफ स्टोर कर रहा हूँ, कुछ बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं वो स्टोर करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं किसी चीज के वो स्टोर करना चाहता हूँ। उस केस में मैं कैरेक्टर के वैरकर से नहीं जा सकता, हो सकता है कि वो 655 से आगे चला जाए। उस केस में मैं क्या यूज कर सकता हूँ, टेक्स्ट टाइप होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट टाइप कैसे अलग से स्टोर हो जाता है, तो अगर तुम देखोगे लॉन्ग टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसका कैरेक्टर देखो कितना ज्यादा है, तो उसको मैं आराम से ये यूज कर सकता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ और डिस्क्रिप्शन स्टोर करने के लिए। तो इस केस में मैं लॉन्ग टेक्स्ट में जा सकता हूँ या फिर मीडियम टेक्स्ट में जा सकता हूँ। मेरे को पता है कि 16 के कैरेक्टर्स में है, तो मैं उसमें जा सकता हूँ, मीडियम टेक्स्ट ले सकता हूँ, ठीक है। ये सब उसका मैक्सिमम लेंथ है, और ये कैर जैसा नहीं है कि फिक्स लेंथ लेगा, ऐसा नहीं, वेरिएबल लेंथ ही लेगा, जितना भी उसमें स्टोर करोगे तो उतना ही जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया था, स्पेस अगर तुम्हें पता है कि वो लॉन्ग टेक्स्ट पैराग्राफ वगैरह नहीं डालने वाला है, नॉर्मल एड्रेस इतना ही डालने, तो एड्रेस तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा कैरेक्टर्स में, एड्रेस तो इतना बड़ा बड़ा तो नहीं होगा ना किसी का कि पैराग्राफ लिखने जितना है बड़ा एड्रेस, ऐसा तो नहीं होता है, एड्रेस तो नॉर्मल 2-3 लाइन में खत्म हो जाएगा। तो हमें पता है, तो उस केस में हम वैरकर में जाएंगे, ना कि लॉन्ग टेक्स्ट में, ठीक है। अभी नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं डेट के रिलेटेड। अभी हमने स्ट्रिंग स्टोर किया, अब अगर हमें डेट स्टोर करना है, तो ये कुछ डेट के डेटा टाइप्स है, जैसे कि डेट, तो सिर्फ डेट स्टोर होगा, आज की डेट समझ लो, तो जैसे नॉर्मली समझो मैं 01 जनवरी का डेट स्टोर कर रहा हूँ, तो समझो 01/01/2025, तो ये सिर्फ डेट स्टोर होगा, ठीक है। अगर मुझे टाइम स्टोर करना है तो मैं डेटा टाइप कौन सा लूंगा, टाइम, जिससे मुझे सिर्फ टाइम स्टोर होगा, ठीक है। अगर मुझे डेट और टाइम दोनों स्टोर करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, डेट टाइम, इससे डेट और टाइम दोनों मिल जाएगा, आज का डेट और आज जिस वक्त में वो इंसर्ट हुआ था उसका टाइम, ठीक है। अभी अगर सिर्फ मुझे ईयर करना है, जैसे 2025 स्टोर करना है सिर्फ मुझे, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो मैं ईयर का डेट डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ। अभी और एक है टाइम स्टैम्प, तो टाइम स्टैम्प में भी क्या स्टोर होगा, डेट के साथ वैल्यू स्टोर होगी, डेट स्टोर होगी, लेकिन डेट के साथ टाइम भी स्टोर होगी, लेकिन मुझे जब डेट टाइम था तो फिर मैं टाइम स्टैम्प क्यों यूज करूँ, डेट टाइम से मेरा काम हो रहा है ना, मेरा डेट और टाइम दोनों स्टोर हो रहा है। लेकिन टाइम स्टैम्प क्या करता है कि टाइम जोन के हिसाब से उस वैल्यू को कन्वर्ट करके दिखा देता है, ठीक है। कन्वर्ट यानी कि क्या है, जैसे मैं इंडिया से अगर कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ, अभी इंडिया में अगर समझो 4 बज रहे हैं, तो यूएस में तो सुबह के यहाँ के दोपहर के 4 बज रहे हैं, तो वहां जब मैंने इंसर्ट किया दोपहर के 4 बजे थे, लेकिन जब यूएस में जब वो डेटा देख रहा है, वो यूएस के 4 बजे तो नहीं किए थे ना, मैंने इंडिया के 4 बजे किए थे, तो यानी उसको रात का टाइम दिखना चाहिए, यानी यूएस में 4 नहीं बजे होंगे, तभी तो रात का टाइम होगा वहां पे। तो ये टाइम स्टैम्प क्या करता है कि उस डेटा को टाइम को डेट टाइम डेट उस टाइम और डेट को कन्वर्ट कर देता है उस टाइम जोन में। जैसे अगर कोई यूरोप में देख रहा है, उसके टाइम पे जब यहाँ पे जब 4 बज रहे थे, तो वहां कितने बज रहे होंगे वो टाइम उसको दिखेगा वहां पे, वो जब फेच करेगा तो इसलिए हम लोग टाइम स्टैम्प यूज करते हैं। अगर तुम्हारा ग्लोबल डेटाबेस है जहाँ आपके यूजर्स ग्लोबली यूज होने वाले हैं, जैसे इंडिया में कोई करता है तो मुझे यूएस में भी कोई डेटा है दिखने वाला है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, टाइम स्टैम्प। लेकिन अगर तुम्हारा सिर्फ स्पेसिफिक टाइम जोन में ही है, जैसे कि इंडिया में ही है, तो ये फिक्स वैल्यू रहेगी, चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने 4 बजे किया है, तो कोई भी अगर देखता है, यूएस में भी अगर कोई देखता है तो उसे भी 4 बजे ही दिखेगा। लेकिन एक्चुअल टाइम क्या था, 4 बजा था क्या, उसके यहाँ का 4 नहीं था, वो इंडिया का 4 था। उसके यहाँ पे अगर हो सकता है रात के 10 बजे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से टाइम स्टैम्प हमें ग्लोबल यूजर्स के लिए बेटर पड़ता है, तो रियल टाइम में हम टाइम स्टैम्प में जाना ज्यादा बेटर है, ताकि हमें उस हिसाब से टाइम मिले, फिक्स वैल्यू की जरूरत नहीं होगी तो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉब। जैसे अभी हमने सब कैरेक्टर सब स्टोर कर लिए, स्ट्रिंग स्टोर कर लिए, डेटा इन डेट स्टोर कर लिया। अभी हमें फाइल स्टोर करनी है, इमेज स्टोर करनी है, तो कैसे करें, तो हमारे पास टाइप आता है ब्लॉब। ब्लॉब में क्या हो जाता है कि हम इमेज उसको बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है और वो उसमें स्टोर होता है, पीडीएफ हो गए, टेक्स्ट फाइल हो गई, ठीक है। तो
लेकिन इसका भी लिमिट है कि ऐसा नहीं बहुत सारा डेटा इसमें अगर इसमें करते हैं तो एक डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि डेटाबेस का साइज भी बढ़ जाता है। तो अगर तुम्हें पता है कि छोटी-छोटी फाइल्स है और बहुत रेयरली इसमें आने वाले हैं, तो उस केस में हम ब्लॉब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूजुअल केस में ब्लॉब यूज़ नहीं करते क्योंकि डेटा जैसे मैंने कहा कि डेटाबेस का साइज बढ़ जाता है उसमें और अगर वो फेच कर रहा है तो डेटाबेस का क्वेरी भी स्लो हो जाती है वहाँ से आने में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं फिजिकल स्टोरेज पे ही इमेजेस को स्टोर करते हैं। जो भी इमेजेस फाइल जो भी है अलग फिजिकल स्पेस पे हम लोग उसे स्टोर करते हैं और वहां से उसको रिट्राइव करते हैं ना कि यहाँ से। लेकिन छोटे छोटे डेटा है जैसे कि तुम्हें पता है कि इतने लिमिट के डेटा डालने अगर मैंने चेक्स डाला हुआ है कि मैं इतने ही लिमिट के डेटा डालने दूंगा तो उस केस में तुम ब्लॉब में जा सकते हो ताकि यूजर कोई बड़ा डेटा ना डाल दे। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब क्रिएट करेंगे टेबल तो एक्चुअल में देखेंगे कि कैसा लिखना है क्या करना है और कैसे बनता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।